नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। ममता सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टर बैठे अनशन पर। काम पर लौटे डॉक्टर भी भूखे रहकर कर रहे हैं ड्यूटी। यूपी के बहराइच में मारा गया एक और आदमखोर भेड़िया। ग्रामीणों के हाथों मारा गया भेड़िया। वन विभाग की टीम ने शव किया बरामद। मामले की जांच जारी। मुंबई के चैंबूर इलाके में बड़ा हादसा। दुकान में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। अग्निशमन विभाग ने पाया आग पर काबू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 5 दिवसीय भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। गाजा में एक मस्जिद पर इजरायली हवाई हमले में 18 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। वहीं इजरायल के हमलों से हिला बेरूत और त्रिपोली। लेबनान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजरायल पर दागे रॉकेट। और खेल की खबरों में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। भारत को होगी पहली जीत की तलाश। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो अस्पताल है, वहां रेप और मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स अब आमरण अनशन पर हैं। ममता सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर कल रात डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। पहले चरण में 6 जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पर लौट भी गए, वो बिना कुछ खाए पिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इन्होंने 24 घंटे का समय दिया था। इनकी मांगों में दरिंदगी की शिकार डॉक्टर के परिवार को जल्द न्याय, स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाना, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और धमकी की संस्कृति खत्म करना, सेंट्रलाइज रेफरल सिस्टम और खाली बिस्तरों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था समेत कई और मांगे शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा के अपहरण के बाद हत्या को लेकर आसनसोल में बीजेपी के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ममता सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ट्यूशन पढ़ने निकले थे, उसका पिताजी 10 बजे तक जब नहीं आया, उसका पिताजी खोजने निकले उनको, और खोज के नहीं मिला, पुलिस के पास गए, पुलिस FIR लिया नहीं। उसके बाद आज सुबह उसका डेड बॉडी मिला है खेत का अंदर, बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। तो इसका बाद जो पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का थाना में जाने का बाद कोई कंप्लेन लेने के लिए इनकार किया, FIR लेने के लिए इनकार कर दिया। उसका बाद अब जो अभी चल रहा है, अभी तक वहाँ बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। तो हो क्या रहा है ये बंगाल में? एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर, पुलिस प्रशासन पूरा फेल किया गया। अभी इमीडिएट ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के बहराइच में छठा भेड़िया आखिरकार मारा गया। देर रात आदमखोर भेड़िए को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। आपको बताएं कि भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और उसी दौरान लोगों ने भेड़िए को घेर लिया और मार डाला। वहीं वन्य से लेकर बहराइच के DFO अजीत सिंह ने कहा कि वन विभाग की टीम इस आखिरी भेड़िए को पकड़ने की काफी कोशिश कर रही थी। गांव में एक जानवर का शव मिलने की सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, जहां भेड़िया मरा हुआ पाया गया। वहीं इस मामले की जांच भी की जा रही है। 8:30 बजे सूचना मिली कि एक जानवर बकरी को ले जा रहा था, जिसको कुछ लोगों ने मार दिया। तो हम वहां गए तो देखा मौके पर तो वो भेड़िया और बकरी दोनों साथ में मरे पड़े थे। हम वहाँ से तत्काल वहाँ से बरामद करके और ले आए हैं। पोस्टमार्टम अभी कराएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। खबर मुंबई से, जहां के चेंबूर इलाके की एक दुकान में लगी आग में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है।
ये भीषण हादसा सुबह करीब 5:15 बजे सिद्धार्थ कॉलोनी में हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। यह हादसा तब हुआ जब परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और पीड़ितों को रेस्क्यू किया। फिर उन्हें राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आज से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 4 महीनों में नई दिल्ली की उनकी दूसरी यात्रा होगी। मोइजू की यह भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले वो जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान मोइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी। मोहम्मद मोइजू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वो बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ की रिपोर्टों का खंडन किया और कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की मजबूत गश्त लगातार चल रही है। नई दिल्ली में प्रेसिडेंट टाइम के कॉन्क्लेव में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने ये बात कही है। In Arunachal Pradesh, we are very robust in our patrolling to the LAC, and I can tell you that in terms of our patrolling in the LAC, there's been no major change. Last 5-10 years, maybe even longer. और अब बात करते हैं नवरात्रि की आदिशक्ति की आराधना से जुड़ी हुई। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम जोरों पर है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में आज शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना की गई। मान्यताओं के अनुसार मंदिर का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। मंदिर में मौजूद गुफा के अंदर करीब 60 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। भक्तों का इस मंदिर में अटूट विश्वास है। यहाँ से माता रानी की ज्योत लेकर लोग जाते हैं और अपने घरों में जलाई जाती है वो ज्योत। वहीं बात करते हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर की, जहां शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मंदिर में शंखनाद कर देवी मां की आरती और पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां दुर्गा का चौथा भव्य स्वरूप मां कूष्मांडा है। आज नवरात्र के चौथे दिन इन्हीं की पूजा का विधान है। मां कूष्मांडा की पूजा से अजय रहने का वरदान मिलता है। और प्रधानमंत्री ने रोज की तरह आज भी नवरात्र पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने मां के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा का चरण वंदन किया और कामना की कि माता की कृपा से सभी का जीवन आयुष्मान हो।
कमलनु चापबाण पद्म सुधाकलश चक्र गदा जपावती धरा दुर्गति नाशिनी त्वं हि दरिद्रादि विनाशिनी जयन्दा धनदा जयन्दा धनदा कुष्माण्डे प्रणमाम्यहम् प्रणमाम्यहम् जगन्माता जगत्कर्त्री जगन्माता जगत्कर्त्री जगदाधारूपिणी चराचरेश्वरी उमाष्माण्डे प्रणमाम्यहम् 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 त्रैलोक्य सुन्दरी त्वं हि दुःख शोक निवारिणी परमानन्दमयी कुष्माण्डे प्रणमाम्यहम् परमानन्दमयी कुष्माण्डे प्रणमाम्यहम् 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 या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्माण्डा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः देश भर में नवरात्र की धूम मची है। नवरात्र शुरू होने के साथ ही गुजरात गरबा के रंग में रंग गया। जामनगर में नवरात्र के अवसर पर पारंपरिक गरबा खेल स्वास्तिक रास किया गया। लोग गरबा खेलकर मां की आराधना करते हुए नजर आए। तो ये थी खबरें मां की आराधना से जुड़ी हुई। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। देश की सरहद को सुरक्षित रखने में सेना के जवान तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ आस्था भी इसमें अपनी विशेष भूमिका निभाती है। भारत पाक सीमा के निकट 2 मंदिर ऐसे हैं जिनकी आस्था और चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। इनमें से एक है जैसलमेर जिले का तनोट माता मंदिर, वहीं दूसरा मंदिर श्री गंगानगर जिले के श्री कर्णपुर इलाके के नग्गी बॉर्डर पर है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
श्री गंगानगर जिले के करणपुर इलाके का नग्गी गांव भारत पाकिस्तान सीमा से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सरहद पर दुर्गा माँ का मंदिर भी बना हुआ है जो आस्था का विशेष केंद्र है। इस मंदिर के स्थापना के बारे में बताते हुए पुजारी मोहनलाल ने बताया कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो वो सिर्फ 16 वर्ष के थे। उन्होंने बताया कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 18 दिसंबर को युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा करते हुए 21 दिसंबर को एक बार फिर से आक्रमण कर दिया। जब पैरा बटालियन के 22 जवान दुश्मन पर आक्रमण के लिए बढ़ रहे थे तो पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई माइन से 21 जवान शहीद हो गए, लेकिन एक जवान को माता ने दर्शन दिए और आगे का रास्ता दिखाया। ठीक इसी जगह पर सेना द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया और शहीद जवानों की याद में एक स्मारक भी बनाया गया। 3 घंटे की लड़ाई थी, ये हमारे इतिहास के अंदर वहाँ लिखा हुआ है। वो 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 3 घंटों में ये पूरा एरिया सर कर दिया था। हमारे जो 21 जवान जो शहीद हुए थे इनका अंतिम संस्कार हमारे कल्याण भूमि कर्णपुर में किया गया है। छोटा मंदिर बना के छोटी फोटो रख के और वो तो चले गए। गाँव वालों को पता था उसी रात का भी वहाँ कोई ना कोई चमत्कार हुआ है। नग्गी गांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि इस युद्ध के दौरान ग्रामीणों ने सेना का साथ दिया और गांव को खाली नहीं किया। उन्होंने बताया कि जब भारतीय सेना वापस लौट रही थी तो पाकिस्तान सेना ने धोखे से आक्रमण किया, तो भारतीय सेना के सरहद पर पहुंचने तक ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला और ट्रैक्टरों के साइलेंसर निकालकर तेज आवाज में ट्रैक्टर चलाए। फिर दुश्मन को लगा कि भारतीय टैंक और सेना पहुंच गई है और 2 दिन तक दुश्मन को रोके रखा। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा पूरे नग्गी गांव पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने आए लोगों का कहना है कि इस मंदिर में आकर उन्हें सुकून मिलता है और यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। 28 दिसंबर आते थे, उस टाइम क्या है कि कोई न कोई इनमें हादसा होता था। फिर किसी जवान के मुंह से बोली माता बोली, तो यहाँ आके फिर उन्होंने 28 दिसंबर को इसको मनाना चालू कर दिया। 28 दिसंबर के बाद यहाँ माता का मंदिर बनाना चालू। मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। माता के मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। तो मान्यता के बारे में जैसे हमें भी पता चला तो हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई और दर्शन के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल देख करके। बता दें कि इस मंदिर का रखरखाव भी सेना ही करती है और पिछले साल जनप्रतिनिधियों और सेना के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश से, जहां के धर्मशाला में धौलाधार पर्वत की ऊपरी चोटियां जो हैं वो बर्फ से ढक गई। पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। आपको बताएं कि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी पोस्ट मानसून की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से और बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर ठंड बढ़ने लगी। साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के गोरखपुर की रहने वाली डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव ने अपनी खेल प्रतिभा से देश ही नहीं विदेशी धरती पर भी कई पदक अपने नाम किए। 12 साल की उम्र में डेफ ओलंपिक बैडमिंटन जो चैंपियनशिप रही उसमें भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली आदित्य का सपना अब सामान्य वर्ग में पदक जीतने पर है। देखिए खास रिपोर्ट। जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर चुनौती आसान बन जाती है। इस बात की मिसाल है गोरखपुर की रहने वाली डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और हौसले के दम पर दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। डेफ ओलंपिक में पदक विजेता आदित्य यादव का सफर बेहद चुनौतियों भरा रहा। हालांकि उनके सपनों को साकार करने में उनके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें बैडमिंटन कोर्ट तक ले गए। अब उनका सपना है कि आदित्य आगामी डेफ ओलंपिक में फिर से पदक जीतें। आदित्य यादव बाय बर्थ ये सुन बोल नहीं सकती हैं। उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी सिखाने में भी, हर चीज़ में उनको। और फिर धीरे धीरे मतलब ये खेलने के लिए मतलब इनका उत्सुकता ज़्यादा रहता था खेल के प्रति। तो फिर उन्होंने बैडमिंटन में अपना स्टेडियम में जब भी हम शाम को जाते थे इनको लेके हम जाते थे और ये देख के अपना खेलना, जैसे हम लोग खेलते थे तो ये बैठ के देखती थी। और फिर इनको धीरे धीरे मैंने रैकेट पकड़ाना शुरू किया और फिर इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित आदित्य पीएम मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं।
उनका सपना है कि वे सामान्य श्रेणी में भी देश के लिए पदक जीतें। ये बोल रही हैं कि पीएम सर ने बोला कि और भी मेहनत करो, जिससे कि आगे आने वाले में इंडिविजुअल में भी गोल्ड मेडल लेके आओ। एकल स्पर्धा जो होती है उसमें भी मेडल लाने को बोला कि और भी मेहनत करो। और बोला कि पापा बोल रही है कि पापा बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हैं, वो भी करते हैं, सुबह उठा के प्रैक्टिस कराते हैं। तो इन्होंने उनसे मेरी शिकायत भी किया था। हाँ, तो सर उन्होंने बोला, पीएम साहब ने बोला कि तभी तो तुमने गोल्ड मेडल को जीता हासिल किया है। आदित्य यादव के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया था। उन्होंने एशिया पैसिफिक खेलों में 5 पदक जीते हैं। 2023 में वर्ल्ड यूथ डेफ चैंपियनशिप में उन्होंने सिंगल, डबल और टीम इवेंट्स में मिलाकर कुल 5 पदक जीते थे। इतना ही नहीं, आदित्य ने अंडर 17 नेशनल खेलों में 3 बार चैंपियनशिप अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हाल ही में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया। इस फैसले का महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोगों को दशकों से इंतजार था। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने पर मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान वहां मौजूद लोगों से खास बात की हमारे संवाददाता विशाल बारिस्टो ने। किसी भी मराठी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे आज के दिन कैसा लग रहा है तो कोई भी यही कहेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो आंखों में आंसू भी आ रहे थे, खुशी के आंसू। ये बहुत ऐतिहासिक मौका है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि नए पीढ़ी के लिए और मराठी भाषा आगे भी उसी स्थान पे रहने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो युवा पीढ़ी ने करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज हम इस युग में रहते हैं कि हम किसी एक भाषा का सिनेमा नहीं देखते, हम अनेक भाषा के सिनेमा अपने, हमें जो भाषा में सुनना है, हमें जो भाषा में समझ आता है वो सिनेमा हम देखते हैं। मुझे लग रहा है कि मराठी सिर्फ महाराष्ट्र की या एक भारतीय भाषा नहीं है और क्लासिकल भाषा का दर्जा मिलने के बाद ये सिद्ध होता है एंड अगेन इट्स प्रूवन दैट मराठी इज नाउ नॉट जस्ट इंडियन लैंग्वेज बट इट हैज द पावर टू बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। सीबीआई ने नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के विशेष कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट पटना स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट में दाखिल की गई है। इसके पहले भी सीबीआई ने इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई अब तक कुल 3 चार्जशीट नीट पेपर लीक केस में दाखिल कर चुकी है, जिसके अंतर्गत करीब 40 आरोपियों के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल की गई और आने वाले दिनों में इसी केस में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा कुछ और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती है। आपको बताएं कि सीबीआई ने नीट परीक्षा से जुड़े मामले में अब तक कुल 48 आरोपियों को तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। गाजा मस्जिद पर इजरायली हवाई हमले में 24 लोगों की मौत हुई जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। इसकी पुष्टि फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने की। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के अनुसार मध्य गाजा पट्टी के दीर अल बला में अल अक्सा अस्पताल के पास मस्जिद पर हमला हुआ तब जब फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल और हमास के बीच युद्ध अपनी पहली वर्षगांठ के करीब पहुंच चुका है। हमले के प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मस्जिद का इस्तेमाल विस्थापित लोगों को रखने के लिए किया जा रहा है। उधर इजरायली सेना ने भी बयान जारी कर दीर अल बला के क्षेत्र में शुहादा अल अक्सा मस्जिद पर हमले की बात को स्वीकारा है। मध्य पूर्व में इजरायल के लेबनान में ऑपरेशन को और तेज किया गया। लेबनान में जारी इजरायली ऑपरेशन के बीच बड़ी खबर सामने आई कि मारे गए हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी सफुद्दीन शुक्रवार से ही पहुंच के बाहर हैं और इस बीच इजरायल ने उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर को निशाना बनाया। वहीं हमले के बाद हिजबुल्लाह ने सफुद्दीन पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। और मध्य पूर्व में संघर्ष जारी है। इजरायली ऑपरेशन के जवाब में लेबनान ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से हमला किया। खतरे को देखते हुए उत्तरी इजरायल में रेड अलर्ट जारी किया गया था
वहीं इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम को सक्रिय कर दिया गया। इस बीच दुबई के विमान सेवा एमिरेट्स ने लेबनान में तोड़फोड़ के हमलों के बाद अपने विमानों में पेजर और वॉकी टॉकी पर प्रतिबंध लगाया और क्षेत्रीय तनाव के कारण पश्चिमी एशिया में गंतव्यों के लिए उड़ानें रद्द करने की अवधि को बढ़ाया है। वहीं लेबनान में बचाव कर्मियों सहित सैकड़ों आम लोग मारे गए। साथ ही लेबनान की आबादी की लगभग 1/4 जनसंख्या 12 लाख नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अमेरिका में तूफान हेलन ने तबाही मचा रखी है और राष्ट्रपति कमला हैरिस तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए उत्तरी कैरोलिना पहुंची, जहां कमला हैरिस ने आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की, अन्य अधिकारियों से मुलाकात भी की, साथ ही सशस्त्र बलों के सदस्यों से बात भी की है। उन्होंने एक दान केंद्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रसाधन सामग्री से बैग भरने में मदद और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। आपको बताएं कि पिछले सप्ताह फ्लोरिडा में कैट 4 तूफान हेलन के रूप में दस्तक देने के बाद कई दक्षिण पूर्वी राज्यों में पहुंचा था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।